तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स। हम एंटी टीबी ड्रग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टीबी का इंट्रोडक्शन के ट्यूबरक्लोसिस होता है क्या कि ये क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है जो कि इसका कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड जो है उसकी पॉपुलेशन इससे इफेक्टिव है। ये स्लो ग्रोइंग रहता है, एसिड फास्ट बैसिलस, ये मतलब बैक्टीरिया की टाइप है बैसिलस, उसका पार्ट है। और जब एसिड होता है तो ये उस टाइम पे ज़्यादा ग्रो करता है, तो ये कहते हैं स्लो ग्रोइंग है, ग्रो स्लो करता है बॉडी में। लेकिन जब एसिड हो तो वो फास्ट बैसिलस तब ग्रो ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी ना बैक्टीरिया की जो सेल होते हैं ना, सेल वॉल होती है बैक्टीरिया, तो ये जो सेल वॉल है ये ना वैक्सी होती है, लाइक स्टिकी सी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है। देखो इसमें माइकोलिक एसिड होता है प्रेजेंट, इस वजह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो वैक्सी अपीयरेंस देती है। जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करता है एयरबॉर्न है, जैसे कि कोई कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, बात कर रहा है, लाइक स्प्लिट कर रहा है, तो उसके उस तरह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। इसको ट्रीटमेंट करना टीबी को मुश्किल है क्योंकि अबाउट 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट लगती है, 4 to 6 मंथ्स की इसको ट्रीट करने के लिए, तो इसलिए डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है। अब इसकी पैकुलर मतलब पैक हुई है सेल वॉल और रेजिस्टेंट इन्फेक्शन इमर्जेस, और रेजिस्टेंस बहुत जल्दी हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो मॉडिफिकेशन अपने अंदर करता रहता है, अल्टरेशन करता रहता है, ताकि जिसकी वजह से जल्दी से रेजिस्टेंस हो जाती है। इसलिए उस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो उसके मेडिकेशन होगी ना वो कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशनल थेरेपीज में यूज करेंगे। तो ये अब बताते हैं कि इन्फेक्शन कहते हैं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी टीबी की टाइप से खत्म होगी, तो मतलब टीबी की इन्फेक्शन साइट होल बॉडी ऑलमोस्ट होती है, तो लंग्स, ब्रेन, बोन, लिवर, मतलब कहीं पे भी टीबी इन्फेक्शन कॉजेज हो सकती है, ठीक है। और ये जो एरोबिक बैसिलस है, मतलब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो हमारा पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये एरोबिक बैसिलस है, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन ह्यूमन से, काउ से और बर्ड से इनसे स्प्रेड होता है, सही है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये कि ग्राम पॉजिटिव है और एसिड फास्ट बैसिलस है, ठीक है। नोट हाई इन्फेक्शन मतलब कि ये नहीं, इसका मतलब नोट हाई इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मैं किसी टीबी पर्सन वाले की प्लेट से खा रही हूँ या उसने जो बुक छुई है तो मैंने वो छुई है, या उसे हैंड शेक किया तो मुझे भी वो ट्रांसफर होगा, नहीं। इसलिए कहने हैं कि इस तरह ट्रांसफर नहीं होता, हैंड शेक से, बुक से, डिशेज से ट्रांसफर नहीं होता। ये एयरबोर्न डिसीज है, ये स्प्रेड होता है खांसने से, कफिंग से, स्नीजिंग से, स्पीकिंग से। फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग एक्सपोजर अगर आपका एक टीबी पर्सन के साथ होगा तब ये जो है ना इन्फेक्शन होता है। अब हम पढ़ लेते हैं माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल की होता कैसे। तो एक बैक्टीरिया, समझो ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। ये अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल वॉल है। यहाँ पे सेल वॉल को मैंने खोल के बड़ा बनाया, ठीक है। तो ये देखो ये अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं इसकी लेयरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए इसमें देखो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है एक प्रोटीन की लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, उसके ऊपर है एक और लेयर होती है, उसके ऊपर अरब से याद रखो अल्बिनोग्लाइकन, ठीक है। उसके ऊपर होती है, मैंने पहले बताया था कि वैक्सी अपीयरेंस किस वजह से होती है, माइकोलिक एसिड से। तो माइकोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये हमेशा याद रखना। तो उसके ऊपर है ये वाली लेयर जो सेल वॉल की आउटर साइड पे सबसे आखिर में होती है, सुपरफिशियल लिपिड। इसको इसलिए बोला क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर होती है, जैसे हर सेल की आखिरी लिपिड बाइलेयर होती है, इस तरह से लिपिड बाइलेयर स्टार्टिंग जैसे सेल मेम्ब्रेन, उसके आगे पेप्टाइडोग्लाइकन, फिर अल्बिनोग्लाइकन, फिर माइकोलिक एसिड और फिर सुपरफिशियल लिपिड यानी कि लिपिड बाइलेयर। अब ये मैंने क्या कहा कि जो माइकोलिक एसिड वाली ये वाली जो साइड है ना जगह, ये मैंने खुद से मर्जी से शेप बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हैं। जो माइकोलिक एसिड की ये वाली जो लेयर है ना ये वैक्सी होती है और ये सेल वॉल को ओवरऑल वैक्सी अपीयरेंस देती है। सो यहाँ पे हो गया सेल वॉल के सिंथेसिस। अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जिसको टीबी हो तो उसको कीमो यानी कि कौन से केमिकल्स, कौन सी थेरेपी, कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, उनके क्या एम्स होते हैं हमारे टीबी को क्योर करने के लिए। तो हमने कहना है कि हमारे पास एंटी टीबी ड्रग के क्या गोल होते हैं। एंटी टीबी ड्रग के 3 गोल्स होते हैं। पहले ये कि जो फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया होता है ना वो अपने जीन्स डिवाइड करके ऐसे फैलता जाता है ना यूँ, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो डिवाइडिंग बैसिलाई होता है, मतलब जो वो वाले बैक्टीरिया के सेल जो आगे डिवाइड हो रहे होते हैं उनको किल करना। तो मैं अगर मैं इसको यहीं से इस वाले को किल कर दूँ तो आगे डिवीजन नहीं होगी। तो सबसे पहला बोला है कि किलिंग डिवाइडिंग बैसिलस, ठीक है। फिर दूसरा बात है किलिंग परसिस्टिंग बैसिलस। परसिस्टिंग बैसिलस जो होता है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स का टीबी का ट्रीटमेंट था फॉर एग्जांपल, वो मैंने ले लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ 1-2 बैक्टीरिया बच गया या कुछ बच गया, तो वो 2 मंथ्स का मैं और कोर्स लूँगी ताकि ओवरऑल मुझे 100% जो है ना वो टीबी के बैक्टीरिया से ना फ्री हो जाऊँ। 100% बैक्टीरिया फ्री होने के लिए मुझे इसकी कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो पहला मकसद ये था कि जो डिवाइडिंग वाले बैसिलाई उनको मारना। दूसरा मकसद ये था कि टीबी क्योर हो चुकी है तो आप प्रिवेंट दोबारा से टीबी होने को, रिलैप्स मतलब दोबारा से टीबी होने के लिए प्रिवेंशन करना। दूसरा मकसद मेरा ये है कीमोथेरेपी का। तीसरा मकसद ये है कि प्रिवेंट इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि अपनी ड्रग को मॉडिफाई करके रखना और ताकि वो बैक्टीरिया के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये टीबी ड्रग थी, ठीक है, और ये मेरे पास टीबी का बैक्टीरिया था, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा ये टीबी का बैक्टीरिया था और ये मेरे पास टीबी ड्रग है, समझो ऐसे समझे। तो मैंने क्या किया कि टीबी के ड्रग को, क्योंकि बैक्टीरिया दिन ब दिन अपने आप को मॉडिफाई करता है, तो इसको मॉडिफाई करता है और ड्रग हमारे पास अगर मॉडिफाई ना हुई हो तो पुरानी ही रह जाए तो ये ड्रग रेजिस्टेंस बन जाएगी और इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। सो मैंने क्या करना है अपनी ड्रग को ऐसा बनाना है, ऐसा रखना है कि वो टीबी के बैक्टीरिया के साथ लड़ती है, रेजिस्टेंट ना हो। सो ड्रग रिमेन सस्पेक्टेबल टू बैक्टीरिया। तो मैंने ऐसे करना है कि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। 3 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि डिवाइड ना होने देना बैसिलस को। दूसरा मकसद ये था कि दोबारा से रिलैप्स ना हो, टीबी अगर क्योर हो गया तो दोबारा से ना हो जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट रखना। तीसरा मकसद ये है कि टीबी के बैक्टीरिया, टीबी का जो ड्रग है उससे रेजिस्टेंस ना होना, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एंटी टीबी एजेंट्स कौन से हैं। पहले इसकी हिस्ट्री से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी एजेंट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन। अच्छा, एंटी टीबी एजेंट्स जो हैं अभी तो बहुत सारे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी हैं। 0.4 मिलियन केसेस ग्लोबली रिपोर्ट रेजिस्टेंस के हो चुके हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि पहले फर्स्ट जो सबसे पहले एंटी टीबी ड्रग थी ना वो थी पैस के पैरा अमीनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि 1943 में डेवलप हुई थी। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, फिर आई डाइएसिटोसोन, फिर आइसोनियाजिड एंड पैरासिटामाइड की एक साल में 1952 में, फिर रिफैम्पिसिन और फिर उसके बाद इथामिटाजोल। अच्छा, रिफैम्पिसिन को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसने क्या किया कि उसको मॉडिफाई किया रिफैम्पिसिन को, और आजकल के दौर में जो रीसेंट एडिशन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की है रिफैम्पिसिन की जगह रिफाब्यूटिन है, वो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन करके बनेगी। ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस है आज के दौर की मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टीबी की ड्रग्स, टीबी की ना फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को न्यूअर सेकंड लाइन बोले, ठीक है। तो फर्स्ट है आइसोनियाजिड जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा रिफैम्पिसिन जो कि
देखो पुरानी वाली थी रिफैम्पिसिन, वो आर आगे, इथम्ब्यूटेनॉल ई, पैरासिटामाइड जेड और स्ट्रेप्टोमाइसिन एस, ये रिजर्व ड्रग है, मतलब ये चारों ज़्यादा यूज होती है, ये फाइनल ऑप्शन में यूज होती है, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में आएगी थायासिटोजोन, पैस, जो पैस होने से पहले वो इथियोनोमाइड, इथेनोमाइड, अच्छा ये याद रखना, हम इसका पढ़ेंगे, कैनामाइसिन, एमिकासिन, साइक्लोसिलिन और कैप्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन आ गई। अब थर्ड लाइन जो थी वो बेसिकली न्यू सेकंड लाइन है, मतलब कि ये वाली जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गई होगी, जो ज़्यादा आजकल यूज होती है। उसमें आ जाती है सिप्राफ्लॉक्सिसिन, ओफ्लॉक्सिसिन और लीवोफ्लॉक्सिसिन, ये तीनों तो क्यूनोलोन्स की है ना, हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ी है ये ड्रग्स क्यूनोलोन्स है। जो क्लिथ्रोमाइसिन और जिथ्रोमाइसिन है, ये है माइक्रोलाइट्स। और जो रिफाब्यूटेन है, मैंने क्या बोला था कि आजकल की एडवांस न्यू एडिशन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की रिफाब्यूटेन, देखो इसलिए न्यूअर वाले में लिखी है, और ओल्डर वाले फर्स्ट लाइन में क्या लिखी हुई थी, रिफैम्पिसिन, और न्यूअर वाले में लिखा है रिफाब्यूटेन, ठीक है। तो ये रिफाब्यूटेन बेसिकली फ्लोरोक्विनोलोन्स और माइक्रोलाइट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से करके ये रिफाब्यूटेन बनती है, सही है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो हाईली एफिकेसी होती है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है, लेकिन सेकंड लाइन जो ड्रग होती है उसकी एफिकेसी तो कम होती है लेकिन टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। तो प्रेफरेंस जब की जाती है ना, जब प्रेफरेंस की बात आती है ना, प्रेफरेंस की, तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में फर्स्ट लाइन को प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए तो उसको फर्स्ट लाइन ड्रग बोलिया, और उसको कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं, ये जो न्यू सेकंड लाइन है जो एडवांस ड्रग है उनके साथ। सो यहाँ पे हमने एंटीटीबी एजेंट्स और उसके सारी मैकेनिज्म और इंट्रोडक्शन और इसके कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है वो पढ़ी है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।